सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आगे पढ़ेंगे जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उसके आगे से। देखिए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा हम पढ़ चुके थे। भारत की जो मुख्य भाषाएं हैं उनको देखिए। भारत की मुख्य भाषाएं हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें मुख्य हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, सिंधी आदि अनेकों और भाषाएं हैं जो हमारे भारत में बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की कोई ऐसे नाम ले तो कोई ऐसी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा वो होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली और समझी जाती हो। लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो दक्षिण भारत वाले लोग बाग वैसे कम जानते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में इसका प्रचलन अधिकतर है। तो राष्ट्रभाषा को किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी जो है वो राजभाषा है, लेकिन इसमें लिख रखा है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके अनुसार हम मान सकते हैं। इसे 14 सितंबर 1948 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, यानी एक राजभाषा के रूप में। राजभाषा का मतलब होता है राज्य की वह भाषा जिसके अंदर सारा ही जो संविधान संबंधित कार्य होगा या कानून संबंधित कार्य होगा वो किस में होगा, अपनी भाषा हिंदी में होगा। ठीक है, तो 14 सितंबर 1948 को राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इस प्रकार यह सरकारी कामकाज की भाषा बन गई। आज जो सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं वो सबसे पहली जो भाषा होती है वो अंग्रेजी में ज़्यादातर काम होते हैं, उसके बाद में हिंदी में होते हैं। ठीक है, वो सारा जो कंटेंट अंग्रेजी में होता है वही वापस हिंदी में भी होता है। उत्तर प्रदेश ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ विशेष रूप से हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यही प्रांत है जिनमें अधिकतर हिंदी बोली और समझी जाती है। बाकी अन्य प्रांतों में अन्य उनकी जो भाषा है वो चलती है। बाकी हिंदी संपूर्ण भारत में न तो बोली जाती है न समझी जाती है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा कहना उचित नहीं होगा। ये एक राजभाषा के रूप में है और राज्य की भाषा जिसमें सारा ही सरकारी कामकाज इसी भाषा में होता है। आगे देखिए, भाषा के क्षेत्रीय स्थानीय बोली। भाषा के क्षेत्रीय या स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक स्थानीय क्षेत्र में। जैसे कोई गांव है तो वहाँ पर जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसका एक क्षेत्र सीमित हो गया तो वो बोली कहलाने लग जाती है। तो भाषा के क्षेत्रीय या स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे भाषा को हिंदी में व्याकरण के विशेष नियम होते हैं तो बोली के भी विशेष नियम होते होंगे कि इस तरीके से आपको शुद्ध बोला जा सकता है। ऐसा नहीं है, बोली के कोई विशेष नियम नहीं होते, ये भाषा के ही नियम होते हैं। इसका प्रयोग प्राय साहित्य और सरकारी कामकाज में नहीं होता है, यानी इनमें साहित्य नहीं लिखे जाते। ये तो आम बोलचाल की भाषा है जो बोली होती है। हर 10 कोस पर या हर 10-15 किलोमीटर के बाद में आपके जो बोली है उसमें परिवर्तन पाएंगे। ठीक है, अपनी राजस्थानी एक भाषा है, लेकिन राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली बहुत, जैसे मारवाड़ की साइड में, जैसे पाली, जोधपुर, नागौर इस साइड में चले जाओगे तो मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखोगे तो हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, इधर उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये मेवाड़ क्षेत्र है तो मेवाड़ी बोली जाती है। इधर चूरू, सीकर, इधर ये क्षेत्र है शेखावटी क्षेत्र है तो शेखावटी बोली जाती है। तो ये बोलियां हैं, जबकि राजस्थानी क्या है, एक भाषा है। तो ये भाषा भी विभिन्न बोलियों में बटी हुई है। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, यानी कुछ ही क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मैंने 4-5 क्षेत्र बताए, 4-5 जिले बताए जिसमें ही मारवाड़ी बोली जाती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ सकते नहीं हैं, हम भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, इसलिए बोली कहलाती है। जबकि एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको भाषा का नाम दिया गया है। तो इसमें व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, किसके अंदर, बोली के अंदर। इसका प्रयोग जो साहित्य लिखते हैं, जो लिटरेचर वगैरह ऐसा लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी में साहित्य लिखते हैं, तो इनमें साहित्य नहीं लिखा जाता है। हालांकि साहित्य लिखने का प्रयास किया है, पर वो जैसे राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ी साहित्य, ऐसे कई
लेखक विद्वान हुए हैं जिन्होंने साहित्य लिखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी एक विस्तृत रूप में साहित्य मतलब ज़्यादा मिलता नहीं है इनके अंदर। साहित्य और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता है। कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जो बोलियां आपको बता देता हूं कि ये बोलियां हैं, इसमें बता रखी है, जैसे बघेली है, मारवाड़ी है, हिमाचली, ये सभी नाम से ही पता चल रहा है। जैसे बघेली है छत्तीसगढ़ में, इस साइड में बोली जाती है। मारवाड़ी अपने राजस्थान में, जैसे मारवाड़ क्षेत्र है, उदय ये जोधपुर, नागौर, पाली वाला जो क्षेत्र है। हिमाचली जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। मैथिली ये बिहार साइड में, मैथिली भोजपुरी ये बिहार के आसपास के जो क्षेत्र है। अवधी अवध यूपी, ये जो क्षेत्र है इसमें बोली जाने वाली जो कन्नौजी भी यूपी में बोली जाती है। ये बोलियां हैं, ठीक है। और भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में बहुत अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो मैंने बताया था कि भाषा जो बोली जाती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे राजस्थानी तो संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन बोली जो मारवाड़ी है जैसे तो हाड़ौती है, ये कुछ क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। तो इनका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। बोली किसी भाषा का ही अंग होती है, कोई ना कोई जो भाषा होगी उसी का अंग वो बोली होती है। साहित्य की रचना करने में भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो साहित्य वगैरह अगर रचते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो उसके अंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो बोली में नहीं लिखा जाता है। जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में ही होता है। जैसे अपन आज बोलते तो हिंदी है, लेकिन अपन घर पर जो साधारणतया जो प्रयोग करते हैं वो अपनी बोली है। जो अपन कैसे राजस्थानी या खेराड़ी जो भी अपन बोलते हैं वो अपनी बोली है, लेकिन हिंदी एक क्या है, भाषा है। जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में ही होता है। इसमें साहित्य न के बराबर होता है, यानी इसमें साहित्य नहीं मिलता है, और मिलता भी हो तो वो थोड़ा बहुत ही मिलता है। कुछ विद्वानों ने लिखने का प्रयास किया है। भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है, बोली में नहीं। बोली में कोई व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं। बोली जब एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तब उसे भाषा का नाम, जब वह विस्तृत क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तब वह भाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। जिस प्रकार अब संविधान में अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसको भी मान्यता देने का प्रयास चल रहा है। एक दिन ये राजस्थानी भी एक संविधान में स्थान प्राप्त कर लेगी। अब देखो इनकी लिपि होती है लिखने की विधि। इनको लिखते कैसे है, जैसे दाएं से बाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ये सब लिपि कहलाते हैं। लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। जैसे आज हम क लिखते हैं तो ये अन्य जो हिंदी की लिपि है वो उसी में ये इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी अंग्रेजी में तो अगर क लिखना है तो वो क, इनकी लिपि अलग हो जाती है तो वो अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा में लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों के लिखने के तरीके या विधि को लिपि कहते हैं। जैसे क लिखा हमने तो हमारे सामने एक निर्धारित चिन्ह होता है कि एक डंडा है, एक आड़ी रेखा है, उसके साथ में गोला है, फिर अर्ध गोला है, इस तरीके से क बनेगा, ठीक है। ये एक लिपि कहलाती है। ये जो चिन्ह होते हैं, मानक चिन्ह होते हैं, इनको लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वह लिपि कहलाता है, लिपि कहलाती है। कुछ भाषाओं की लिपियाँ हैं जो हमें याद करनी है, वो कौन कौन सी है, जो हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है। इन तीनों की लिपि एक ही है, देवनागरी है। जबकि उर्दू की जो लिपि है वो अरबी फारसी है, गुजराती की भी देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, जर्मन की रोमन है, नेपाली की भी देवनागरी। अच्छा, देवनागरी लिपि सबसे ज़्यादा प्रचलित लिपि है और सबसे प्रमुख लिपि देवनागरी लिपि है, जिसमें अनेकों भाषाओं को स्थान दिया गया है। पंजाबी, पंजाब में सरदार अधिकतर रहते हैं तो इसलिए गुरुमुखी, वो गुरु को विशेष रूप से मानते हैं, इसलिए याद रखने का तरीका है गुरुमुखी। बांग्ला में से सीधा याद रह जाए बंगाली। जबकि हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती और नेपाली इनको एक साथ लिखेंगे तो एक साथ लिखकर देवनागरी। और अंग्रेजी पढ़ने से मन रोने लग जाता है, इसलिए रोमन और जर्मन रोमन। तो ये इनकी लिपियाँ याद रखने का तरीका है और ये याद करनी है हमें। व्याकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।